हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो दोस्तों, मैं अपने आज के इस सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो दोस्तों, आज हम इसमें आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, एक पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक अध्यापक बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है। तो इस चित्र में अध्यापक ने नमक का दरोगा कहानी जो है सुनाई है बच्चों को। तो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। बच्चे कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। अब बताइए, अध्यापक ने कहानी कैसे सुनाई? पढ़कर, बोलकर। बच्चों ने कहानी समझी, सुनकर। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को लिखा या कहानी की रचना की, लिखकर। तो इस प्रकार बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर तथा समझकर जानकारी प्राप्त करना भाषा के कार्य हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ है बोलना। तो बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां उच्चारित होती हैं। इन ध्वनियों का सार्थक मेल ही भाषा का आधार होता है। अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करने, दूसरे के भावों को सुनने, सोचने, चिंतन मनन करने तथा लिखने पढ़ने में भाषा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि मतलब अगर हम जो है किसी की कही बातों को सुन करके और हमारी बातों को सुन करके कोई और समझता है और हम बोल करके अपनी बातों को किसी को बताते हैं और किसी की लिखी हुई बातों को हम पढ़कर समझते हैं, तो ये सभी कार्य जो हैं भाषा के हैं। और भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। और बोलते वक्त मतलब जब हम बोलते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों को मिला करके ही भाषा बनता है। मतलब जो ध्वनियां निकलती हैं उन ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं और अक्षरों में स्वर और व्यंजनों को मिला करके शब्द बनते हैं और शब्दों को मिला करके ही वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से ध्वनियों का जो सार्थक मेल होता है, सार्थक मतलब जिनका एक अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ हो, उन अर्थ वाले शब्दों को मिला करके ही वाक्य बनता है। तो ये सभी जो है भाषा के आधार हैं, बिना इनके भाषा नहीं हो सकती। और अपने भावों को मतलब हमारे मन में जो भी बातें हैं, जो भी हमारे मन में बातें आती हैं, उन बातों को हम कहते हैं और हमारे बातों को सुनने वाले सुन करके सोचते हैं, समझते हैं और हम दूसरों की बातों को सुन करके चिंतन मनन करते हैं। मतलब अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं और लिखने और पढ़ने के लिए भी हमें भाषा की ही जरूरत पड़ती है। समझ में आया बच्चों? मतलब अगर हमें अपनी बात को किसी से कहना है और दूसरों की बातों को सुनकर समझना है और लिखने पढ़ने के लिए, इन सभी कामों के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। तो अतः अब हम भाषा की जो है परिभाषा देखेंगे। भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर तथा बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, उर्दू, रूसी आदि। मतलब भाषा के जरिए से हम अपने मन के बातों को लिखकर और बोलकर किसी दूसरों को बताते हैं, यही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जिस रूप में हम भाषा को बोलकर किसी दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बोलना, वाद विवाद, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना, दूरदर्शन गाना, शिक्षक द्वारा कक्षा में समझाना। तो बच्चों, दोस्तों जो ये सब उदाहरण है, ये सभी जो है मौखिक भाषा के उदाहरण है।
अब देखिए दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से अपने विचारों को लिखकर दूसरों को प्रकट किया जाता है, मतलब दूसरों को हम अपनी भाषा को, अपनी बातों को लिखकर जो देते हैं और लिखे हुए को जो पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे उदाहरण है समाचार पत्र, पत्र, ईमेल, एसएमएस, पुस्तकें तथा फैक्स आदि। ये सब जो है ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स है। भाषा की खोज से पहले मनुष्य संकेतों द्वारा अपने भावों का आदान प्रदान करते थे। मतलब मनुष्य जो थे वे संकेत के द्वारा अपने बातों को, मतलब अपने अंदर की फीलिंग को एक दूसरे को बताते और समझाते थे। आज भी अनेक स्थानों पर इन संकेतों का प्रयोग होता है, जैसे ट्रैफिक, यातायात का संचालन करना, यातायात निरीक्षक, संगीत निर्देशक आदि। परंतु संकेतों के आदान प्रदान को भाषा नहीं कहा जाता है और पशु पक्षियों की आवाज़ें को भी भाषा नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है और वो जो यातायात के जो नियमों का, मतलब संकेतों के द्वारा जो बताती है कि कब जो है कि वाहनों को रोकना है, कब वाहन जाएंगे, ये सब तो वो संकेतों से बताती है ना। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का यूज होता है। और देखिए जो संगीत निर्देशक होता है वो भी संकेत के द्वारा ही अपनी बातों को बताता है। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है इसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। ये भाषा नहीं है। भाषा का केवल दो ही स्वरूप है, लिखित और मौखिक। और जो पशु पक्षियों की आवाजें हैं वो भी भाषा की कैटेगरी में नहीं आता है। अब देखिए अगला है, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब हमारा जो देश है इसके कई प्रांत हैं, कई स्टेट हैं, तो इन स्टेट में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान द्वारा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, बांग्ला, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, बोडो, सिंधी तथा नेपाली, इन 22 भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। अर्थात बच्चों ये जो संविधान है इसमें टोटल 22 भाषाओं द्वारा जो है 22 भाषाओं द्वारा संविधान का कामकाज होता है। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। अर्थात बच्चों जो हमारे भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 343 में जो है भारत संघ की राजभाषा हिंदी और हिंदी की लिपि देवनागरी इसकी मान्यता दी गई है। और मौखिक भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। मतलब जो मौखिक भाषा है उसको अगर केवल हम बोल बोल के ही हर काम को करें, हर चीज को करें, तो वो जो भाषा है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी मौखिक भाषा को लिख करके अगर रख दें तो काफी, मतलब कई सदी तक वो सुरक्षित रहेगी। इसीलिए हमें जो है मौखिक भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का विकास करना पड़ा। तो इस तरह से लिखित भाषा का जो है विकास हुआ। अब देखिए आगे है लिपि। भाषा के मूल ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित निर्धारित चिन्ह किए गए हैं। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। और अगर हम सरल शब्दों में समझें तो भाषा लिखने का जो तरीका होता है यानी ढंग होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। भाषा की मूल ध्वनि में जो स्वर और व्यंजन आते हैं वही भाषा का मूल ध्वनि है और उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो आप सभी को पता है, तो इन चिन्हों को जो लिखने का तरीका होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो विभिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं। मतलब सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं और अनेक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। अब हम इसे आगे समझेंगे। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली,
कोंकणी। इन भाषाओं की जो लिपि है वो है देवनागरी। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच की जो लिपि है वो है रोमन। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू की लिपि है अरबी और फारसी। और बच्चों, उर्दू की लिपि अरबी फारसी दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है, सभी बच्चों को पता है। अब देखिए है बोली। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो बोली कहलाती है। मतलब क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण यानी गांव। तो भाषा का जो गांव में बोलने का रूप है वो बोली कहलाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोली को हम भाषा की प्रारंभिक अवस्था भी कह सकते हैं। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है और प्राय बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। मतलब बच्चों, दोस्तों, जो भाषा है उसका प्रयोग सरकारी कामकाज और साहित्य को यानी जो लिटरेचर है उसको लिखने में किया जाता है। लेकिन बोली का प्रयोग हम केवल सीमित क्षेत्र में बोलने के लिए करते हैं, लेकिन इससे कोई भी सरकारी कामकाज और साहित्य की रचना नहीं होती है। और बोली जो है भाषा की प्रारंभिक अवस्था है, यानी बोली से ही भाषा का विकास या जन्म हुआ है। मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, मगधी तथा ब्रज भाषा हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। क्या आप जानते हैं बोलियों में भी कुछ साहित्य रचा गया है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इसमें हमने पढ़ा कि प्रायः जो है बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। मतलब बोलियों में जो है वो साहित्य नहीं लिखा जाता है, लेकिन कुछ साहित्य का रचना जो है वो बोलियों में हुआ है। मतलब ज्यादातर रचनाएं जो है वो भाषा में होती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जो है वो बोलियों में भी हुई है। जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना जो अवधी भाषा में की है, अवधी एक बोली है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना भी अवधी भाषा में की है। और सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है, जो कि एक बोली है। और विद्यापति ने पदावली की रचना जो है मैथिली भाषा में की है। मैथिली भी एक बोली है। अब देखिए आगे है व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी भाषा का सही नॉलेज चाहिए तो हमें उस भाषा का व्याकरण आना ही चाहिए। तो हमें किसी भाषा के नियम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शुद्ध रूप से उसे पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आगे आइए, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के जो अंग हैं वो 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो व्याकरण का जो पहला अंग होता है वो होता है अक्षर। तो इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा संधि व संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब उच्चारण करेंगे। और वर्णों का जो अक्षरों का है वर्गीकरण, मतलब स्वर और व्यंजन में उसको बांटा गया। संधि मतलब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कई वर्णों को जोड़कर बनते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन है ना, तो वो संधि से बनते हैं, मतलब जोड़ के बनते हैं, संधि और संयोग से बनते हैं। तो इसका हम अध्ययन करते हैं वर्ण विचार में। और शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेद, रचना तथा व्युत्पत्ति आदि का उल्लेख हम इसमें करते हैं। मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं, उनकी रचनाएं कैसी होती हैं, उनका व्युत्पत्ति मतलब उनका उत्पन्न वो कैसे हुए हैं, इसका उल्लेख है। तो ये आगे के पाठ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पद विचार। पद विचार मतलब होता है कि कई शब्दों को मिला करके एक पद बनाना। पद विचार में हम पद तथा पदों के भेद तथा रचना आदि का विचार इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्ण विचार में हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनाएंगे उसे पढ़ेंगे।
पद विचार में हम जो दो शब्द जो आपस में मिलकर के एक शब्द बनते उसके बारे में पढ़ेंगे, और वाक्य विचार में जब कई शब्द आपस में मिलकर के एक सेंटेंस बनते हैं, एक वाक्य बनते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के प्रकार, उनके संबंध, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना तथा विराम चिन्हों आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो ये जो भी व्याकरण के 4 अंग है, ये सब हम आगे आने वाले पाठों में इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला है, दिए गए विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। तो ध्वनि को लिखने के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो क में तीसरा भरा जाएगा। ख है मराठी लिपि की लिपि है देवनागरी। ग है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो बंगाली जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। बंगाली की लिपि है बांग्ला। असमिया है, असमिया एक भाषा है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट, फारसी को जो है भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। फारसी के अलावा टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान यानी चिन्ह लगाना है। तो सूरदास ने सूरसागर अवधी बोली में लिखा है, गलत। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, सही है। समाचार पत्र भाषा का मौखिक रूप है, ये गलत है, क्योंकि समाचार पत्र तो लिखा रहता है ना, इसलिए वो लिखित भाषा का रूप है। अब अगला है सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक रूप है, नहीं, ये गलत है। कभी कभी बोली में भी साहित्य की रचना होती है, हाँ, ये सही है। अब देखिए अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें भाषाओं के सामने उनकी लिपियां लिखनी है। तो संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि भी देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अब अगला है लिखित तथा मौखिक भाषा के 3 उदाहरण हमें इसमें लिखने हैं। तो इसमें देखिए लिखित भाषा वाले में और मौखिक भाषा वाले में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा, गाना, भाषण देना, पढ़ना। लिखित भाषा है पत्र लिखना, ईमेल और पुस्तक। अब देखो स्टूडेंट, अगला है हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है। भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाने एवं दूसरों के भावों एवं विचारों को समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसको जो है 2 हिस्सों में बांट करके लिखेंगे, पहले में भाषा, दूसरे में बोली। तो भाषा का रूप व्यापक एवं विस्तृत होता है। भाषा अधिक से अधिक प्रांतों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी। बोली में भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है बोली है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उदाहरण है अवधी और ब्रज भाषा। तीसरा प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा भाषा लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। उदाहरण है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत और मराठी लिखेंगे। रोमन लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन लिखेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला है वर्ग पहेली। तो वर्ग पहेली में से भाषाओं तथा लिपियों के नाम छांटकर लिखना था। तो भाषाओं के नाम में तमिल, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी, बोडो, अंग्रेजी, असमिया। लिपियों के नाम में देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, रोमन, फारसी। अब अगला है भाषाओं को समझकर लिखिए। तो इसमें रॉन्ग लिखा है, इसे हमें राइट लिखना, सही करके लिखना है। तो मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, संस्कृत। ओके, थैंक यू।